आज भी अपने देश के वनवासी गांवों में ऐसे कई गांव है जहां पर विद्यालय नहीं है, और यदि विद्यालय है तो मास्टर नहीं है, मास्टर है तो आते नहीं है, और आते भी होंगे तो पढ़ाते नहीं है। इस वास्तविकता के बीच में शासन प्रशासन का शिक्षा विभाग और वनवासी कल्याण आश्रम से जैसे कई सामाजिक संगठनों के माध्यम से वनवासी क्षेत्र में शिक्षा हेतु कार्य चल रहा है। आज हम वनवासी कल्याण आश्रम के शिक्षा आयाम के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इस हेतु अपने बीच में है माननीय ब्रिजमोहन जी मंडल। ब्रिजमोहन जी झारखंड राज्य से है, कई वर्षों से कल्याण आश्रम के कार्य करता है। ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा के संदर्भ में उनके पास में बहुत पुराना अनुभव है। वर्तमान में अखिल भारतीय सहशिक्षा प्रमुख ऐसा उनका दायित्व है। देश भर में हमारे औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा के लिए जो प्रयास चल रहे हैं उसमें शिक्षा के साथ साथ संस्कार पक्ष को भी ध्यान में रखा जाता है। उसके भी कई चौंकाने वाले परिणाम हमको देखने को मिले हैं। अपने वनवासी बंधु शिक्षित बने, आगे बढ़े, इसलिए जो प्रयास चल रहे हैं इसके संदर्भ में आज ब्रिजमोहन जी आपके समक्ष अपने विचार व्यक्त करेंगे। उसके पूर्व एक गीत होगा और उसके पश्चात मैं ब्रिजमोहन जी को विनंती करता हूं कि अपने विचार व्यक्त करें। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना के आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले। माना अगम अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं है, किंतु डूबना मझधारों में साहस को स्वीकार नहीं है। जटिल समस्या सुलझाने को नूतन अनुसंधान न भूले। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले। शील विनय आदर्श श्रेष्ठता तार बिना झंकार नहीं है। शिक्षा क्या स्वर साध सकेगी यदि नैतिक आधार नहीं है। कीर्ति कौमुदी की गरिमा में संस्कृति का सम्मान न भूले। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले। आविष्कारों
की कृतियों में यदि मानव का प्यार नहीं है, आविष्कारों की कृतियों में यदि मानव का प्यार नहीं है, सृजनहीन विज्ञान व्यर्थ है, प्राणी का उपकार नहीं है। भौतिकता के उत्थानों में जीवन का उत्थान न भूले, निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले। स्वार्थ साधना के आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले, निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, हम चरित्र निर्माण न भूले, हम चरित्र निर्माण न भूले। वनवासी कल्याण आश्रम जनजाति समाज के बीच कार्य करने वाला विश्व का सबसे बड़ा संगठन है। इसकी स्थापना 1952 में छत्तीसगढ़ के जसपुर नगर में हुई है। वनवासी कल्याण का मुख्य उद्देश्य है जनजाति समाज का संपूर्ण विकास। जब संपूर्ण विकास की बात आती है तो वहां पर शिक्षा सबसे पहले आती है। शिक्षा व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करती है। शिक्षा राष्ट्रभक्ति का भाव भरती है। शिक्षा के द्वारा ही बच्चों के जीवन में परिवर्तन आता है। शिक्षा के द्वारा ही एक सभ्य समाज की रचना होती है। शिक्षा के द्वारा ही सामाजिक संरचना तैयार होती है। सामाजिक ताना बाना बुना जाता है। देश की आजादी के बाद जिस प्रकार से शिक्षा व्यवस्था यहां लागू करनी चाहिए थी वो हो नहीं पाया। भारतीय संस्कृति भारतीय जीवन दर्शन पर आधारित गुरुकुल परंपरा को साक्षी मानकर उसके आधार पर अगर शिक्षा की व्यवस्था की जाती तो मैं समझता हूं आज देश का चित्र कुछ और ही होता है। खासकर जब जनजाति समाज की बात करते हैं, उस क्षेत्र पर ध्यान देते हैं तो बिल्कुल और एक अभाव दिखाई पड़ता है। अभाव इस बात का कि बच्चे स्कूल जाते नहीं हैं। अगर किसी प्रकार से चल गए तो वो टिकते नहीं हैं। कारण क्या है? बच्चे जाते क्यों नहीं हैं? बच्चे टिक जाते हैं तो टिकते क्यों नहीं हैं? तो ध्यान में आता है कि उन विद्यालय में पढ़ाने वाले जो अध्यापक हैं वो जनजाति समाज से बिलोंग करता नहीं है। और जनजाति समाज से जब बिलोंग नहीं करता है तो उस अध्यापक उस बच्चे की भाषा को नहीं जानता है। हम जानते हैं शिक्षा उनकी मातृभाषा में देनी चाहिए। ये सर्वविदित है, सब जानते हैं। इसके बावजूद भी व्यवस्थापकों ने इस पर ध्यान नहीं दिया गया। विद्यालय कहीं कहीं खोल तो दिए, अध्यापक भेज तो दिए, तो उन अध्यापकों ने उन बच्चों के बारे में, उनकी प्रवृत्ति के बारे में विचार नहीं किया। और यही कारण है बच्चों को लगा कि मेरे अनुकूल तो यह शिक्षक है नहीं, जो मेरी भाषा को जानता नहीं है, मेरी बोली को पहचानता नहीं है। और यही कारण है दोनों के बीच अपनेपन का भाव पैदा हुआ नहीं। और जहां अपनापन नहीं होता है वहां शिक्षा कैसी होगी?
इसलिए अपनापन का भाव भरने के लिए उसी क्षेत्र के, उनकी भाषा के जानकार अध्यापक होने चाहिए। अगर उस भाषा के नहीं हो तो कम से कम अध्यापकों को इस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए था, ताकि वहां की भाषा, वहां की बोली को, वहां की संस्कृति को समझ सके। यही कारण रहा कि जनजातीय क्षेत्र में आज भी जो परिस्थिति है वो बड़ी भयावह है। बच्चे स्कूल जाते नहीं हैं, चले गए टिकते नहीं हैं, ड्रॉप आउट का रेट बहुत अधिक है। तो ड्रॉप आउट का रेट कम कैसे हो? बच्चे स्कूल जाएं, बच्चों को स्कूल से लगाओ, वहां के अध्यापकों से लगाओ। इसके लिए क्या कर सकते हैं? तो वनवासी कल्याण आश्रम ने एक पद्धति अपनाई है, एक सार्थक कदम बढ़ाया है कि चलो चलो वनवासी गांव की ओर, हम वहां धंधापन का काम शुरू करेंगे। तो कैसे करेंगे? उसके लिए कार्यकर्ता चाहिए, कार्यकर्ता का प्रशिक्षण चाहिए, और कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दे करके जनजातीय क्षेत्र में रहने वाले जो बच्चे हैं उनके बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए, उनके बच्चों को कैसे आगे बढ़ाया जाए, उन बच्चों से दोस्ती कैसे की जाए, उनको राष्ट्रभक्ति का भाव पर कैसे भरा जाए, यह प्रशिक्षण दे करके कुछ युवाओं को तैयार किया गया। और इस समय हजारों युवक इस क्षेत्र से जुट गए हैं और जनजातीय क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। संसाधन का घोर अभाव, संसाधन का घोर अभाव के कारण हम किस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था, किस प्रकार का तंत्र खड़ा कर सकते हैं, यही एक और विचारणीय बिंदु था। तो ध्यान में आया कि ऐसे विद्यालय चलाए जाएं जहां अर्थ बाधा नहीं बने, जहां कम से कम खर्चा हो और कम से कम खर्च में अधिक से अधिक बच्चों को जोड़ सकें। और इसी दृष्टि से वनवासी कल्याण केंद्र ने शिक्षा के क्षेत्र में एक और योजना बनाई है, इसको कहते हैं अनौपचारिक शिक्षा। हम खेल खेल के माध्यम से, गीत के माध्यम से, कहानी के माध्यम से, कथा के माध्यम से और बच्चों को शिक्षा के साथ साथ अच्छा संस्कार दे सकते हैं। इसके लिए कई प्रकार की योजना बनाई। सबसे पहले मैं विचार करूंगा अनौपचारिक शिक्षा के रूप में बाल संस्कार केंद्र। बाल संस्कार केंद्र क्या होगा? इस लोगों ने कहा कि बाल संस्कार केंद्र छोटे विद्यालय खोल के क्या करेंगे? इससे बच्चे का भविष्य बनने वाला नहीं है, इससे उनको कोई डिग्री मिलने वाली नहीं है। लेकिन कार्यकर्ता ने विचार किया, हम उन्हीं बच्चों को पहले प्रेरित करेंगे स्कूल जाने के लिए। इसलिए छोटे विद्यालय, बाल संस्कार केंद्र, रात्रि पाठशाला, फ्री कोचिंग सेंटर, ऐसे छोटे छोटे केंद्र खोले गए। और आपको मैं बताऊं, इस समय रात्रि पाठशाला, बाल संस्कार केंद्र, कोचिंग सेंटर, ऐसे जो प्रकल्प चलते हैं पूरे देश में कार्यकर्ताओं के सहयोग से, प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं के सहयोग से, जिसके मन में यह भाव जगा कि मुझे वनवासी कल्याण आश्रम का जो उद्देश्य है उस उद्देश्य की पूर्ति में मुझे सहायक बनना है, इस देश के भविष्य के साथ हमको जुटना है। जनजातीय समाज जो आज करीब 11 करोड़ की जनसंख्या में इनकी आबादी है, इनके बच्चों के बीच कार्य खड़ा करना है। वनवासी समाज को अपने साथ जोड़ना है। अपने साथ जोड़ने का मतलब है इस मिट्टी के साथ जोड़ना है, राष्ट्रभक्ति का भाव भरना है। ऐसे जनजातीय समाज के बीच में काम करने वाले हजारों कार्यकर्ता खड़े हो गए। सिर्फ पुरुष ही नहीं, महिलाएं भी आगे बढ़ गई हैं। अब बड़ी संख्या में महिलाओं ने अपनी भूमिका निभाई है। मैं एक उदाहरण देता हूं उत्तराखंड का। उत्तराखंड में इस समय 400 बाल संस्कार केंद्र चलते हैं। उत्तराखंड पहाड़ी प्रदेश है,
छोटे छोटे गांव हैं, आने जाने का कोई मार्ग नहीं है, पहाड़ी रास्ते से गुजरना पड़ता है। उन बिहड़ रास्तों से जाकर के अपने कार्यकर्ता वहां पहुंचे हैं, गांव के साथ बातचीत किए हैं, गांव के लोगों को यह समझाने का प्रयास किया है कि हम आपके बच्चे की और शिक्षा के बारे में, आपका बच्चा कैसे पढ़े, स्कूल जा नहीं पाता है, अर्थ के अभाव के कारण वो खेती, अपने माता पिता को खेती करने में सहायक बनता है, घर में बच्चों को पढ़ाता रखता है। ऐसे बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए? तो पहला एक उदाहरण बताता हूं। वहां एक विकास नगर है, विकास नगर के बगल में डोमेड एक स्थान है। कैसे कैसे संघर्ष हुआ है, किस प्रकार की बाधाएं आई है, ऐसे विद्यालय चलने नहीं चाहिए प्रारंभ में, उसकी घटना मैं सुनाता हूं। उस डोमेड गांव में एक बहन का नाम है पूजा। जब वहां के लोगों को यह लगा कि यहाँ छोटे विद्यालय प्रारंभ होने चाहिए, उस पूजा ने कहा कि मैं आगे बढ़ते हूं, यह संस्कार केंद्र हम चलाएंगे। और उस पूजा ने संस्कार केंद्र चलाना प्रारंभ किया। उसके भाई जिस प्रकार के कार्यों से खुश नहीं रहते थे, विरोध करने लगे, हमेशा नशे में रहते थे, बहन को गाली बकते थे और कहते थे काम को बंद करो। परंतु बहन ने हार नहीं मानी और अपने भाई को समझाने में वो सफल हो गई। आज वह जो संस्कार केंद्र चलता है, उस संस्कार केंद्र का संचालक के रूप में उसका भाई खड़ा है। अब वो कहता है कि नहीं, ये संस्कार केंद्र चलने चाहिए। और आपको आश्चर्य लगेगा, उस पहाड़ में, जैसा कि मैंने पहले बताया, 400 बाल संस्कार केंद्र है। और 400 बाल संस्कार केंद्र के बच्चे जब एक साथ सामूहिक रूप से एक स्थान पर आकर के 2 साल पहले जब कार्यक्रम किया, एक साथ योगाभ्यास किया और जब गीत गाया, तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे न रहे, वो पहाड़ों में रहने वाले, छोटे छोटे गांव में रहने वाले बच्चे एक साथ सामूहिक गीत गाते हैं, तो पता चलता है राष्ट्र भक्ति का ज्वार किस प्रकार से उन झोपड़ियों से अब फूट रहा है। वही उत्तराखंड में नौनसारी और बुक्सा जनजाति के लोग रहते हैं, जो जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूं, वो डोमेड गांव का, वो बुक्सा जनजाति के बच्चे वहां हैं। और देहरादून और हरिद्वार के आसपास बुक्सा जनजाति के लोगों की संख्या काफी अच्छी है, उनके बीच अपना काम खड़ा हुआ है। और मैं समझता हूं वनवासी कल्याण केंद्र के कार्यकर्ता के कारण उस क्षेत्र में एक अच्छी और पहल हुई है और एक अच्छा कार्य खड़ा हुआ है। उसी प्रकार से सिक्किम की जब बात करते हैं, सिक्किम भी एक पहाड़ी प्रदेश है जहां आवागमन की कोई सुविधा नहीं है, लेकिन उस क्षेत्र में अपना भी काम खड़ा हुआ। 200 के करीब वहां छोटे छोटे विद्यालय चलते हैं। कितने समय का चलता है? 2.5 से 3 घंटे। अब कहता है 2.5 से 3 घंटे में क्या हो सकता है? लोगों को भी पहले ऐसा लग रहा था 2.5 से 3 घंटे में क्या करेंगे, लेकिन सबका एक रूटीन बना हुआ है। उसमें पहले अक्षर ज्ञान कराते हैं, अंक ज्ञान कराते हैं, नैतिक शिक्षा की बात होती है, फिर वो थोड़ी कथा कही जाती है, महापुरुषों के प्रेरक प्रसंग सुनाए जाते हैं और एक साथ बच्चे मिलकर के और खेल खेलते हैं। उन्हीं खेल में से राष्ट्रभक्ति के गीत गाए जाते हैं और वहीं से संस्कार खड़ा होता है। और उसका परिणाम है आज वहां सिक्किम में हिंदू और बौद्ध जो 2 समुदाय हैं, दोनों के बीच आज काफी समन्वय स्थापित हो चुका है। यह समन्वय स्थापित करने का काम वनवासी कल्याण केंद्र के द्वारा, छोटे छोटे विद्यालय चलते हैं उनके द्वारा होता है। एक संपर्क अभियान चलता है। संपर्क अभियान करने वाले कौन?
उसी सिक्किम प्रांत का कार्यकर्ता, जहां पर लगभग 16 पूर्णकाली कार्यकर्ता यहां से खड़े हो चुके हैं, उन 16 पूर्णकाली कार्यकर्ताओं के माध्यम से सिक्किम के में रहने वाले 400 गांव में संपर्क हुआ, 1600 परिवार से संपर्क हुआ। और मैं समझता हूं यह वैसाखी का दिन है। उसी वैसाखी के दिन लगभग वहां के लोगों ने 9 लाख रुपए संग्रह करके और वहां की प्रांतीय समिति को दिया। क्यों? कि हमारे बच्चों को शिक्षा मिले, हमारे बच्चों को संस्कार मिले। उस संस्कार देने में लगे हुए जो कार्यकर्ता हैं उनको सहयोग मिले, इस दृष्टि से उन्होंने यह संग्रह किया। एक प्रकार का भाव, संगठन को देने का भाव, हम भी सेवा करेंगे। इतने लोगों को जोड़ने का काम उस सिक्किम प्रांत के माध्यम से हुआ है, जो 1600 परिवारों में गया है। मैं जब और थोड़ा पूर्व की ओर जाता हूं तो अरुणाचल की बात आती है, नागालैंड की बात आती है। अरुणाचल प्रदेश में आज से 12 साल पहले एक बाल संस्कार केंद्र प्रारंभ किया गया था। वो सियांग जिला है, गांव का नाम रागी है। वहां पर एक बहुत बड़ी बस्ती है जहां पर आदि जनजाति के लोग रहते हैं। बच्चे पहले स्कूल जाते नहीं थे, स्कूल से दूर भागते थे, स्कूल किस चिड़िया का नाम वो जानते नहीं थे, और कभी शिक्षकों ने वहां कोई संपर्क भी नहीं किया, प्रयास भी नहीं किया। शिक्षा अधिकारी जाते नहीं थे। तो कहने का मतलब है उस क्षेत्र में नामांकित बच्चों की संख्या बहुत कम थी, और थी भी कुछ तो जाते नहीं थे, टिकते नहीं थे। 12 वर्ष पहले प्रारंभ किया गया एक बाल संस्कार केंद्र ने अरुणाचल प्रदेश में एक रंग ला दिया। आज ड्रॉप आउट का रेट कम हो गया है, बच्चे जुट रहे हैं। अभिभावकों के अंदर एक भाव जगा है कि हमें अपने बच्चों को पढ़ाना है, अपने बच्चों को आगे बढ़ाना है। तो कैसे बढ़ेंगे? तो उन संस्कार केंद्रों के माध्यम से, उन बालवाड़ी के माध्यम से बच्चे को प्रेरणा मिल रही है, बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, आगे पढ़ रहे हैं। आपको आश्चर्य लगेगा, उसी संस्कार केंद्र से पढ़ने वाली एक बच्ची क्यों बनना आजकल रायपुर छात्रावास में रहती है। यहां से चली गई रायपुर छात्रावास, बालिका छात्रावास है, सबरी कन्या आश्रम। उस छात्रावास में रह करके और क्यों बनना ने इस साल 10th की परीक्षा में 85.5% मार्क्स ला करके और अरुणाचल प्रदेश की मिट्टी को गौरवान्वित किया है। इस प्रकार से अपना काम चल रहा है। मैं जब नागालैंड की चर्चा करता हूं, नागालैंड में जेलियंगरक्का उच्च विद्यालय के नाम से तैनिंग में एक उच्च विद्यालय है। नागा जनजाति के बच्चे पढ़ते हैं, जो एक समय विशुद्ध रूप से और अपने आप को भारत से अलग समझते थे। इस मिट्टी से कोई प्यार नहीं था। मैं भारत का रहने वाला नहीं हूं, मैं नागा जनजाति का हूं, नागा हमारी भूमि है। अर्थात उनके बीच एक प्रकार से नफरत का भाव था। लेकिन जब अपना कार्य प्रारंभ हुआ, वो विद्यालय प्रारंभ हुआ, उन विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों को अंदर इस मिट्टी से प्रेम जगा है। उनको यह अनुभव हुआ कि देश हमारा है, यह धरती हमारी है, ये समुद्र फूनुसा की धरती है। और आज उस विद्यालय का जो रिजल्ट आ रहा है, ऐसे नहीं आता है। उसके पीछे बड़ा तप करना पड़ता है, तपस्या करनी पड़ती है, समर्पण के भाव से कार्य करना पड़ता है। वहां के शिक्षकों को प्रशिक्षण दे करके और तैयार किया गया है। हम कोई वेतन नहीं देते, मानधन देते हैं। शिक्षकों को पता है कि कम पैसे में हमें काम करना है, सेवा करनी है।
किनकी सेवा करनी है? जनजातीय समाज के बच्चे को आगे बढ़ाना है, उन बच्चों को इस मिट्टी से जोड़ना है। इस प्रकार का संकल्प लेकर के वहां के शिक्षकों ने प्रयास किया और समर्पित भाव से निष्ठापूर्वक अपना काम प्रारंभ किया। आज उस विद्यालय के बारे में जो विचार करते हैं, उसका जो रिजल्ट, जो परिणाम आया है, पिछले 10 वर्षों का शिक्षकों के अथक प्रयास के कारण और विगत 10 वर्षों से मैट्रिक परीक्षा जो परिणाम आ रहा है वो 100% आता आ रहा है। उसी विद्यालय को और माननीय सुमित्रा महाजन जी ने 2016 में एक्सेलेंट सर्विस इन ट्रैवल बेल्ट ऐसा कह करके राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया है इस विद्यालय को। उसी विद्यालय में के बगल में रहने वाले गांव की एक बहन जो रायपुर की छात्रावास में रहती थी, वहीं से पढ़ के निकली है। आज वो बहन एमए करने के बाद अध्यापिका बन गई है। अब किस प्रकार का सोच उनके मन में आया? अभी के लोगों से पूछिए, अगर अध्यापक बन जाते हैं तो कहते हैं नजदीक से नजदीक किसी विद्यालय में हमारा योगदान हो जाए तो बड़ा अच्छा रहेगा। लेकिन उस बहन की सोच देखिए। उस बहन ने कहा कि मुझे सुदूर जंगलों के अंदर भेज दीजिए ताकि हम जनजातीय समाज में के बच्चों को और ठीक प्रकार से शिक्षा दे सकें। ये भाव कहां से पैदा हुआ? ये एक दिन में नहीं होता है। उनके तो संस्कार गढ़े जाते हैं और एक दो दिन में नहीं, बरसों से उनके पीछे और लगा रहना पड़ता है। वहीं एक जिला है मोहन जिला, मैं नागालैंड की बात करता हूं। मोहन जिला वांगचुंग गांव है, वहां पर एक प्रकल्प केंद्र चलता है। उस प्रकल्प केंद्र पर अब 15 अगस्त के दिन झंडोत्तोलन का कार्यक्रम था। उसमें बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के कमांडेंट भी आए हुए थे। उस विद्यालय में के पढ़ने वाले बच्चों ने कैसा गीत गाया? कहता है, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। इस प्रकार का भाव, इस प्रकार का संस्कार कहां से आया? वो छोटे छोटे विद्यालय, वो आंगनबाड़ी टाइप का एक छोटा संस्कार केंद्र, उन संस्कार केंद्र में पढ़ने वाले बच्चों के मन में आया। किसने पैदा किया? वो समर्पित भाव से काम करने वाले कार्यकर्ताओं ने। तभी तो गीत गाता है, चलो जलाएं दीप वहां जहां अभी भी अंधेरा है। बंधुओं, उसी प्रकार से हम पश्चिम जाते हैं। ये मेघालय है, गारो जनजाति के बीच में अपना काम खड़ा हुआ है। गारो जनजाति के बच्चे और गारो क्षेत्र में वहां के बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। हम बिल्कुल पश्चिम की ओर जाते हैं, राजस्थान की तरफ। तो राजस्थान में औपचारिक विद्यालय है, 8 औपचारिक विद्यालय है। औपचारिक विद्यालय मतलब जहां रेगुलर कक्षाएं चलती है और विधिवत रूटीन के अनुसार कक्षाएं चलती है। पिंडवाड़ा का एक विद्यालय है। गरसिया जनजाति का एक बालक सोनू प्रजापति राजस्थान में 5वीं की कक्षा में उन्होंने और प्रथम स्थान प्राप्त किया था। आज वही सोनू प्रजापति, जैसा कि मैंने कहा, गरसिया जनजाति के बच्चे हैं। उन्होंने और एमबीबीएस की अपनी मेहनत के आधार पर अभी एमबीबीएस ने अपना स्थान प्राप्त किया है। अभी उनका नामांकन हुआ है। तो छोटे छोटे प्रकल्पों के माध्यम से किस प्रकार से बच्चों का निर्माण होता है, इसकी मैंने एक झांकी, एक झलक,
एक चित्र मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। और राजस्थान में ही एक रात्रि पाठशाला चलती है। अब लोग कहते हैं रात्रि पाठशाला क्यों चलाते हैं, क्या होता है इसमें? ऐसे वर्ग, खासकर जो दिन में काम करते हैं, रिक्शा चलाते हैं, ठेला चलाते हैं, बीड़ी बनाते हैं, मजदूरी करते हैं, को समय नहीं मिलता है, तो उन बच्चों, वैसे व्यक्तियों को पढ़ाने के लिए रात का समय चुना गया। रात में 2 घंटा उनके लिए समय निकाला गया है। उस समय निकालने वाले कौन है? तो स्कूल के विद्यार्थी हैं जो अपने सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ते हैं। पीलेवड़ा के स्कूल पढ़ने वाले बच्चों ने कहा कि हम रात में मजदूर वर्ग के लोगों को पढ़ाएंगे। उन बच्चों ने, वहां की महिलाओं ने ये तय किया और अभी वहां आपको अच्छा लगा, रात्रि पाठशाला में पढ़ने वाले 60 रिक्शा चालकों को साक्षर बनाया गया है। फिर विद्यार्थियों ने तय किया कि नहीं, जनजाति समाज में रहने वाले जो बच्चे हैं विद्यालय में तो पढ़ाई करते हैं, लेकिन उसको कोच करने की उनकी कोई व्यवस्था नहीं है, उनको आगे बढ़ाने की कोई व्यवस्था नहीं है। उसका बेसिक कंसेप्ट बहुत कमजोर है, मैथ कमजोर है, साइंस कमजोर है, कैसे ठीक किया जाए? तो अपने ही वनवासीकरण के कुछ कार्यकर्ताओं के सहयोग से विद्यालयों में, महाविद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों को प्रेरित किया कि चल भाई कुछ करो, देश के लिए कुछ करो, जनजाति समाज के लिए कुछ करो। और उन लोगों ने तय किया कि हम निःशुल्क कोचिंग सेंटर प्रारंभ करेंगे। और इस समय केरला, कर्नाटका, आंध्रा, उन क्षेत्र में सबसे अधिक काम है। लगभग 600 ऐसे निःशुल्क कोचिंग सेंटर चलते हैं जहां पर बच्चों को बेसिक कंसेप्ट की जानकारी दी जाती है। अब गुजरात की जब बात करते हैं, लोग कहते हैं भाई ये छोटे छोटे विद्यालय चलाते हैं, क्या होने वाला है इससे, इनसे क्या बनने वाला है? आपको आश्चर्य लगेगा, गुजरात में हमारे बहुत बड़े बड़े विद्यालय नहीं हैं। वनवासीकरण आश्रम के छोटे छोटे संस्कार केंद्र हैं। उन छोटे संस्कार केंद्र के बच्चों को ये अनुभव हुआ किस बात का? ये दारू नहीं पीना चाहिए, नशा नहीं करनी चाहिए, नशा घर को बर्बाद कर रहा है। जब इस बात की समझ उनको आई है तो उन संस्कार केंद्र के बच्चों ने एक रैली निकाली, नशा मुक्ति अभियान चलाया और इसका प्रभाव वहां के जनमानस पर पड़ा। तो कैसे कैसे परिवर्तन होते हैं इसकी एक जानकारी मैंने आप सबको दी है। वनवासी कल्याण आश्रम, जैसा मैंने पहले कहा, विश्व का सबसे बड़ा संगठन है, जनजाति समाज के बीच में काम करने वाला और जनजातियों के बीच में शिक्षा के माध्यम से अपना जो कदम बढ़ाया है, अपनी जो पहल की है। इस समय संपूर्ण देश में लगभग 4,500 शिक्षण संस्थाएं चलती हैं। इन 4,500 शिक्षण संस्थाओं में लगभग 1,46,000 बच्चे और अध्ययनरत हैं, जहां बैठ करके और भारत का जीवन दर्शन क्या है, भारत की संस्कृति क्या है, हम किस देश में रहते हैं, इस मिट्टी से हमारा क्या संबंध है, हमारे कौन कौन जनजातीय महापुरुष हैं, हमको किस पर गर्व करना चाहिए, इन सब बातों की जानकारी को प्राप्त करते हैं और स्वाभिमान के साथ अपने फिर से गुनगुनाते हैं। क्या गुनगुनाते हैं? तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार वहे न चले। बंधुओं, भारत जो है कभी विश्व का गुरु हुआ करता था। क्यों? यह किसी मायने में कम नहीं था, शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी था। तो आइए हम आप सबसे आह्वान करते हैं, वनवासी कल्याण के आश्रम के का जो उद्देश्य है उस उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए तन मन धन पूर्वक आगे बढ़े, जनजातीय समाज को जोड़े, उनके बच्चे को पढ़ावे, उनको आगे बढ़ाने में मदद करें। मैं समझता हूं इसमें से इस देश का भविष्य बनने वाला है और जनजातीय समाज का धर्म, संस्कृति और उसकी परंपरा सुरक्षित रहने वाली है। अगर ऐसा हमने विचार करके एक सार्थक कदम बढ़ाया तो निश्चित रूप से हम अपने को गौरवान्वित समझेंगे। इस बच्चे ने जो गीत गाया था, देश हमें देता है सब कुछ,
हम भी तो कुछ दे ना सकें। इसी भाव के साथ आप सबका नमस्कार करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं।